जिस देश को बनाने में इंडिया ने इतनी मदद की, आज उसी के खिलाफ बांग्लादेश। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी का बांग्लादेश है, उस पर वेस्ट पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर कत्लेआम किया। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों ने भारत की शरण ली। भारत ने बॉर्डर खोलकर शरणार्थियों को शेल्टर किया। मुक्ति वाहिनी, जो वहाँ की एक सेना थी, उसको ट्रेनिंग दी, उसको हथियार प्रोवाइड कराए और आखिर में पाकिस्तान से सीधा युद्ध लड़कर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की सेना को सरेंडर कराया। तब जाके बना बांग्लादेश। आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान के समय 1971 से 75 के बीच इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी मजबूत थे। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कॉर्पोरेशन एंड पीस 1972 साइन हुई। जब तक शेख मुजीबुर रहमान की सरकार थी, तब तक भारत से रिश्ते अच्छे थे। वो देश में हर वर्ग को साथ लेकर, हर धर्म को साथ लेकर आगे चलने वाले इंसान थे। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हुई। जियाउर रहमान, इरशाद, ऐसे लोग राजनीति में आए जिन्होंने अपनी राजनीति चलाने के इंडिया विरोधी नेशनलिज्म को बढ़ावा दी। जमात इस्लामी जैसी पार्टियां ने 1971 के वॉर क्राइम्स रोल होते हुए भी खुद को बचाने के लिए नया ही नैरेटिव चलाया कि इंडिया ही मैन है और बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहता है। और तब तक ISI का इन्फ्लुएंस भी बांग्लादेश में काफ़ी हद तक बढ़ गया। 1980 और 90 के बीच में BNP और जमात इंडिया पानी चुरा रहा, बॉर्डर पर वो जुल्म कर रहा है, हमारे देश पर कब्जा करना चाहता है, ऐसे पॉलिटिकल लाइन से वोट बैंक बनाया और इस वजह से एंटी इंडियन धीरे धीरे बांग्लादेश की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चलने लगा और यही उनकी भाषा बन गया। इंडिया ने आज़ादी दिलाई, पर इंडिया को बांग्लादेश में पेश ही ऐसे किया गया कि इंडिया ही एक्चुअल में विलन है और वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही गया। कुछ ऐसे रियल इश्यूज भी थे, जैसे गंगा नदी का पानी। बांग्लादेश कहता था कि हमारे हिस्से का पानी रोक रहा है, जिससे हमारे एरिया में सूखा बढ़ रहा है। और दूसरा, ट्रेड इम्बेलेंस का भी उसने आरोप लगाया। बांग्लादेश कहता कि उनके मार्केट में इंडियन गुड्स का फ्लूड है, पर वो नॉन बैरियर्स से बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को रोकता है, इससे हमें लॉस हो रहा है। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर फोर्स, जिससे स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, BSF इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जिससे क्रिमिनल्स और ऐसे लोग मारे जाते हैं जो या तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं या बॉर्डर के नियमों को उल्लंघन करते हैं। तो वहाँ का मीडिया उस चीज़ को लेकर इस तरह से पेश करता है कि इंडिया हमारे ऊपर ज्यादती कर रहा है, वो हमारे लोगों को मार रहा है। साल 2009 के बाद एंट्री होती है शेख हसीना की। इनकी गवर्नमेंट को प्रो इंडिया मानी जाती रही थी। कनेक्टिविटी, डिफेंस, पावर, बोर्ड मैनेजमेंट में इंडिया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। इंडिया से बहुत कोऑपरेशन हुआ। इंडिया ने भी कई प्रोजेक्ट्स, डिप्लोमेट्स में काफ़ी सहयोग किया। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि वहाँ की ओपोजिशन पार्टी BNP और इस्लामिस्ट ग्रुप्स, जमात इस्लामी और हफजात, ऐसे इन्होंने हसीना को इंडिया का पपेट बताकर एंटी इंडिया में स्टेटमेंट देकर अपना प्रमुख हथियार बनाया। जुलाई 2024 में बढ़े स्टूडेंट्स आंदोलन और पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद सेना की सत्ता गिरने पर सिस्टम को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया और जो पार्टियां सत्ता के साथ थी उनका वजूद ही खत्म हो गया। और इससे ये हुआ कि इंडिया के खिलाफ जो हर रोज़ जहर उगला जा रहा था और वो और अधिक मात्रा में बढ़ गया और इससे वहाँ के लोगों को ये लगा कि इंडिया ही हमारा मेन दुश्मन। दिसंबर 25 में युवा नेता और तेज एंटी इंडियन वक्ता ओसाम हदी की हत्या हुई, जिससे ढाका, रांची, इनमें वायलेंट प्रोटेस्ट बढ़ गए। प्रोटेस्टर का आरोप था कि हदी का हत्यारा इंडिया भाग गया है और इंडिया उसे बचा रहा है। इसी बात को लेकर इंडियन हाई कमीशन को बंद करने, डिप्लोमेटिक स्टाफ को टारगेट करने, वॉर जैसी भाषा का प्रयोग हो रहा था और ढाका वर्सेस दिल्ली स्लोगन चलने लगे थे। और इन प्रोटेस्ट में वहाँ के हिंदू माइनॉरिटी इलाके के लोग टारगेट बन रहे थे। उन लोगों की बिना किसी वजह से हत्याएं हो रही, उन लोगों पर बिना किसी कारण अत्याचार हो रहा है और ये मुद्दे इस तरह की चल रही सिचुएशन को और ज़्यादा सेंसिटिव बना रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिस्ट और हेडलाइंस ग्रुप्स अक्सर किसी भी पॉलिटिकल इशू को रिलीजियस इमोशन, एंटी हिंदू, एंटी इंडियन के साथ जोड़कर क्राउड मोबिलिस्ट करते हैं। जब एंटी हिंदू नैरेटिव को इस्लाम वर्सेस हिंदू या मुस्लिम बांग्लादेश वर्सेस हिंदू ऑपरेशंस के फ्रेम में डाला जाता है, भीड़ और जल्दी भड़क उठती है और यही भीड़ किसी बेकसूर को, किसी के परिवार को उजाड़ देती है, जिसका इन सब से कोई लेना देना। और बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ इतना क्यों है? 1971 की जितनी प्रतिज्ञा पुरानी होती गई, उनकी जगह नई पॉलिटिक स्टोरीज ने ले ली और नई जनरेशन ने न तो युद्ध लड़ा और न ही
उनके इतिहास को सही से उन्हें पढ़ाया गया और उन्होंने सही इतिहास की वजह इंडियन नैरेटिव को सेट किया। और उन्होंने बचपन से वही देखा, जब भी बांग्लादेश में कोई भी क्राइसिस आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या किसी भी तरह का, तो वहाँ की ओपोजिशन या रूलिंग पार्टी उस रियल इशू के नैरेटिव को इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं ताकि लोगों का जो रियल इशू पर बात कर उनका ध्यान भटक जाए, जिससे हमारी राजनीति और इंडिया के खिलाफ वहाँ के लोगों को भड़काते रहें।